तो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि सेल 3 चीज़ों से बना हुआ होता है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमने न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म के सब के बारे में पढ़ लिया था। तो साइटोप्लाज्म में मैंने आपको बताया था कि साइटोप्लाज्म में साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेलीज होती है। तो अब मैं आपको एक सेल का स्ट्रक्चर दिखा करके उसमें बताऊंगी कि उसमें कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है। तो फर्स्टली ये मैंने बेटा दोनों को कंबाइन करके थोड़ा सा बता दिया है आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये हमने एक सेल लिया है, उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये। तो फर्स्टली आउटर मोस्ट कवरिंग ये होती है सेल वॉल। ये सेल वॉल होती है प्लांट्स में, ये एनिमल्स में नहीं होती है। दिस इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट्स। तो सेल वॉल का फंक्शन ये होता है कि ये सेल के आउटर मोस्ट पार्ट में प्रेजेंट होती है, कि सेल को प्रोटेक्शन का काम करती है सेल के लिए। ठीक है, सेल वॉल के अंदर होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारी एनिमल और प्लांट सेल में दोनों में होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन मैंने आपको बताया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट्स एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। It acts as semi-permeable membrane. Semi-permeable का मतलब बेटा ये हुआ कि ये कुछ कंपोनेंट्स को अलाउ करती है सेल के अंदर आने के लिए। तो इसके अंदर मैंने आपको दो प्रोसेस बताए थे, डिफ्यूजन का और ऑस्मोसिस का। इन दोनों प्रोसेस में होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो जो सेल के अंदर ये सारी ऑर्गेनेलीज हैं, इनके अंदर जो एक्सचेंज और हो रहा है चीज़ों का, वो सारा डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो एक्सचेंज हो रहा है एनवायरनमेंट के अंदर और बाहर, दैट इज गोइंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, अब उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद अंदर आते हैं हम यहाँ की सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। तो फर्स्ट पार्ट होता है न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल, क्योंकि इसके पास सेल की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन कैरी करता है हमारे सेल की, कि सेल का फंक्शन क्या है, क्या पर्पस के लिए सेल हमारा है। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा चुकी हूँ न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर क्या होता है, प्लांट सेल में ये चीज नहीं होती। ये सेंट्रियोल जो होता है ये होता है हमारा एनिमल सेल में। इसमें क्या होता है कि जब हमारा सेल डिवाइड होने को होता है तो सेंट्रियोल पार्ट बनता है, सेंटर ऑफ डिवीजन। ठीक है, नेक्स्टली अब एक चीज और, ये आपको ये बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसको वैक्यूल बोला है। ठीक है, एक चीज और, न्यूक्लियस प्लांट सेल में जो होता है वो पेरिफेरी में होता है, सेंटर में नहीं होता। सिर्फ एनिमल सेल में न्यूक्लियस होता है सेंटर में, प्लांट सेल में पेरिफेरी में होता है, क्योंकि प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़े होते हैं, एनिमल सेल में वैक्यूल्स बड़े नहीं होते हैं। तो ये वैक्यूल्स होते हैं, ये प्लांट सेल में लार्ज साइज में होते हैं, क्योंकि जो भी खाना बनता है वो सिंथेसाइज होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो स्टोर होता है हमारे वैक्यूल्स के अंदर इन प्लांट सेल। तो एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़े होते हैं। इस वजह से न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी में होता है और एनिमल सेल में सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस के पास आप ये इस तरीके के स्ट्रक्चर देखोगे, ये वाले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरीके का स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम दीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ बेटा वो होते हैं जिनके सरफेसेस पे इस तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जिसके सरफेस पे ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है, ये
होता है जस्ट बिहाइंड द न्यूक्लियस, मतलब अटैच होता है न्यूक्लियस से, ठीक है। उसके बाद इस पार्ट से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ये स्टेप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं गोल्गी apparatus और गोल्गी बॉडीज, ठीक है। ये इस तरीके के स्टेप्स में प्रेजेंट होते हैं, इन स्टेप्स को हम बोलते हैं सिस्टरिंग, ठीक है। गोल्गी बॉडी का गोल्गी apparatus जो होता है उसका मेन फंक्शन होता है कि जो भी ये चीज सिंथेसाइज होती है उसको फर्दर ऑन ट्रांसपोर्ट करना, या फिर ये जो गोल्गी apparatus होता है इसका मेन फंक्शन भी होता है कि जो ये चीज प्रोटीन और लिपिड्स जो भी सिंथेसाइज होती है उसको मेम्ब्रेन को रिपेयर करने का काम होता है, क्योंकि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स और प्रोटीन से ही बनी हुई होती है। तो गोल्गी apparatus का काम होता है इट एक्ट्स एज अ ट्रांसपोर्टर, ये चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है यहां से लेकर के मेम्ब्रेन तक, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग्स, सुसाइडल बैग्स। इनको सुसाइडल बैग्स इसलिए बोलते हैं कि हमारे सेल का जो भी वेस्ट है, जो भी सेल ने फंक्शन किया, जो भी एक्टिविटी की, उसके बाद जो भी वेस्ट है वो लाइसोसोम्स क्या करते हैं अपने अंदर ले लेते हैं, और उसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम सीक्रेट होते हैं जो उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारा सेल होता है उसका फंक्शन ही खराब हो जाता है, हमारा सेल डेड हो जाता है, तो लाइसोसोम क्या करता है अपने साथ साथ पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देता है। तो मतलब एक तरीके से उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी हो गई, तो इसीलिए उसको बोलते हैं सुसाइडल बैग, ठीक है। या फिर गार्बेज वेट, जो भी चीजें हमारी वो थ्रो आउट करने का जो गार्बेज का सिस्टम है वो हमारा लाइसोसोम का। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल इसको इसलिए बोलते हैं कि जो भी हमारी एक्टिविटी हुई है सेल के अंदर, उससे जो भी एनर्जी रिलीज होती है वो स्टोर होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। फिर फर्दर ऑन अगर हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है, ठीक है। तो हमारे सेल के अंदर जो भी फूड का सिंथेसिस हुआ, उसका ब्रेकडाउन हुआ, वो एनर्जी स्टोर हो गई हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब एक स्ट्रक्चर और राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइज का काम करते हैं। अब एक स्ट्रक्चर है ये क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है ये एनिमल सेल में नहीं होता बेटा, क्लियर करना, ये होता है प्लांट सेल के अंदर। क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट सेल के अंदर, ये एनिमल सेल के अंदर नहीं होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हमारा फूड सिंथेसाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। तो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर समझा दिया है पूरा सेल का। अब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में कि हमारा सेल डिवाइड कैसे करता है। तो फर्स्टली मैं आपको बता देती हूँ कि सेल्स 2 टाइप के होते हैं, डिप्लॉइड सेल एंड हैप्लॉइड सेल। तो डिप्लॉइड सेल्स बेटा वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो n इज डिनोटेड फॉर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, n इज डिनोटेड टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो डिप्लॉइड सेल्स जो होते हैं वो 2n वाले होते हैं, और हैप्लॉइड सेल में ओनली सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पेस है। तो अगर आप एग्जांपल लें तो डिप्लॉइड है जाइगोट को बोल सकते हैं, जाइगोट डिप्लॉइड सेल होता है, क्योंकि एक जर्म सेल अगर 2 कंबाइन होंगे तो जाइगोट ऑब्वियस सी बात है 2n होगा, ठीक है। और किसी भी जर्म सेल को बोले तो दैट इज हैप्लॉइड, दैट इज हैप्लॉइड। अब हमारा 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन होता है, फर्स्ट इज माइटोसिस एंड सेकंड इज मियोसिस। तो माइटोसिस में क्या होता है कि एक सिंगल सेल से 2 टोटल सेल फॉर्म होती है। तो इसमें माइटोसिस में क्या होता है कि हमारा सेल है वो डिवाइड होता है, तो उसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर स्ट्रेचिंग के थ्रू फॉर्म होता है। तो इस तरीके से इक्वली साइटोप्लाज्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बोथ द सेल्स। तो जब इस सेल टाइप ऑफ सेल्स का डिवीजन होता है तो इसमें जब 2n नंबर ऑफ 2n है इसका, तो जब 2 टोटल सेल्स इसमें फॉर्म होती हैं
पास थी। तो माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होती हैं विद इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज पेरेंट्स। अब मियोसिस में आप देखो कि कोई भी डिप्लॉइड सेल अगर डिवाइड होता है तो वो डिवाइड होकर के उसमें 4 डॉटर सेल्स बनती हैं और यहाँ पर ईच सेल इज हैप्लॉइड। माइटोसिस में 2n वाली डॉटर सेल्स बन रही थी 2 डॉटर सेल्स, और मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बनती हैं कैरिंग हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ईच डॉटर कैरी करती है। तो बेटा मैंने आपको ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे